हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए फाउंडेशन स्टार्ट करी जा रही है जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बिना देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि हमारी जो क्लास होगी वो डेली एक चैप्टर 22 पर होगी। मतलब पहले दिन पहला चैप्टर, उसके बाद उसके एमसीक्यूज, उसके बाद दूसरे दिन दूसरा चैप्टर। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का मेरा तरीका है। जुड़े रहिए और बाकी लोगों को सेंड कर दीजिएगा लिंक। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है बेटा? पौधों में लैंगिक जनन। जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, ये बात आप भी जानते हो और ये बात मैं भी जानता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों में जनन होता है ठीक उसी प्रकार से पौधों में भी जनन होता है। हम लोगों में भी मेल और फीमेल पाए जाते हैं और ठीक इसी प्रकार से पादपों में भी मेल और फीमेल पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो कितना स्वीट सा और कितना बेहतरीन सा बनता है, आओ दिखाता हूँ। पुष्प आवृत बीजियो। सर आवृत बीजियो क्या होता है? ऐसे पौधे ऐसे पौधे जो फल तथा फूल देते हैं उन्हें आवृत बीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, का सबसे आकर्षक अंग होता है। यह पादप में लैंगिक जनन का मुख्य स्थल होता है। तो सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि लैंगिक जनन यानी कि जनन अंग कौन से क्षेत्र में होते हैं, पौधे के जनन अंग कौन से क्षेत्र में होते हैं, वो किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? पुष्प में होते हैं। समझ में आ रही है बात? जहां नर और मादा युग्मक बनते हैं। सर नर और मादा युग्मक से क्या तात्पर्य होता है? नर और मादा युग्मक का मतलब ये होता है, हम लोगों में अगर बात की जाती है तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, जबकि फीमेल में बात करी जाती है तो वहां पर ओवम होता है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करी जाती है तो प्लांट्स में नर जो होता है वो परागकण होता है और जबकि मादा जो युग्मक होता है वो क्या होता है? अंड कोशिका होती है। अभी आप इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं। और निषेचन की प्रक्रिया। सर निषेचन क्या होता है? बेटा सब अभी जान लोगे या थोड़ा सा समय भी लोगे, है ना? तो थोड़ा सा रुको, आगे आओ। अगला टॉपिक जो हमारा है पुष्प की संरचना। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को यही नहीं पता होता है कि पुष्प की संरचना कैसी होती है या दिखाई कैसी देती है ना? तो इसको पूरी तरीके से पढ़ने के लिए पहला जो टॉपिक है हमारा, पुष्प के मुख्य कितने चक्र होते हैं? पुष्प के मुख्य 4 चक्र होते हैं। ठीक। पहला चक्र क्या होता है? पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज। सर बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं? मैंने इसे इंग्लिश में भी लिखा है जिससे कि आप इंग्लिश और हिंदी में आसानी से डिकोड कर पाए। बाह्य दलपुंज का मतलब जाहिर सी बात है ना बाहर की तरफ होंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कहां पर लग रहा है, ये आपको कहां दिखाई दे रहा है? ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ना। तो सेपल्स कैसे होते हैं? सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और ये कैसे होते हैं? हमेशा हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कीटों से पुष्प की यानी कि कीटों से जनन अंगों की रक्षा करने का काम होता है। कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा प्रदान करता है ना? मैंने अभी बोला था। दलपुंज क्या होता है? दलपुंज जो होते हैं यानी कि अब देखो, बाह्य दलपुंज यानी कि एक पत्ती थी जो बाहर की तरफ थी। अब दलपुंज इसी का तो क्षेत्र होगा, इसी का तो क्षेत्र होगा। और जब इसी का क्षेत्र होगा तो हम उसको क्या बोलते होंगे? पत्तियां बोलते होंगे। और पत्तियां हमेशा कैसी होती हैं? कलरफुल होती हैं। अगर सिंगल होती है ना? अगर सिंगल होती है तो उसको पेटल्स बोला जाता है और अगर एक से अधिक होती हैं तो हम उनको बोलते हैं क्या फिर? कोरोला। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए मैंने यहां पर दलपुंज को कोरोला बोला है। सर अगर एक लिखा होगा तो हम उसको दल बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब। ठीक। रंगीन पंखुड़ियां जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है ना? ये कीटों को आकर्षित करने का काम करती है। ठीक है। अब पुमंग देखो, पुमंग क्या होता है? ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि नर जनन अंग कौन सा होता है और मादा जनन अंग कौन सा होता है। सर पुमंग से क्या तात्पर्य होता है? यहाँ पर एंड्रोशियम लिखा हुआ है ना? और पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर। पुमंग का मतलब ये होता है, पुमंग का मतलब ये होता है अगर किसी पुष्प में एक से अधिक, अगर किसी पुष्प में एक से अधिक नर जनन अंग होते हैं तो उनको सामूहिक रूप से कलेक्टिवली कॉल्ड पुमंग। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है एंड्रोइशियम। पा से पुरुष, पा से पुमंग, है ना? याद करने का तरीका ये है, पू से पमंग, पू से पुरुष और पू से पुंकेसर।
पुमंग यानी पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, इधर देखो इधर एंथर लिखा हुआ है ना, एंथर को बोलते हैं परागकोश। और जो नीचे का भाग होता है इसे कहते हैं फिलामेंट। समझ रहे हो? फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं तंतु। बेटा एक बात सुनो, क्या हमेशा हिंदी में ही रहना पसंद करोगे? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं हालांकि बता तो रहा हूं तुम्हें, लेकिन फिर भी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ो। एंथर को बोलते हैं परागकोश, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और जो जायांग है, ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है, मैं बता नहीं सकता आपको, जबरदस्त तरीके से। जायांग का स्ट्रक्चर बनाओ, स्त्री केसर का स्ट्रक्चर बनाओ, ये ऐसे करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जबकि स्ट्रक्चर में कुछ होता नहीं है, स्ट्रक्चर में केवल और केवल बीच का पार्ट होता है। केवल इस पार्ट को बोला जाता है, इस पार्ट को, यहां से यहां तक के इस पार्ट को बनाना है। और इस पार्ट में क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। स्टिग्मा सर हिंदी में यार हमें पता ही नहीं है। हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, और स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका, और ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। समझ में आ रही है बात? अंडाशय हमेशा नीचे की तरफ होती है, और जो स्टिग्मा होती है वो स्टाइल से चलती है। और ओवरी चाहे मेल हो, वो चाहे फीमेल हो प्लांट्स में, या फिर हम लोगों में फीमेल हो, ओवरी हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो हम इसे याद रखने का तरीका यही है, स्टिग्मा स्टाइल से चलती है और ओवरी हमेशा नीचे की तरफ होती है। समझ में आ रही है बात? चलो बेटा आ जाओ। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर जैसा कि ये लिखा हुआ है, जायांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है। तो जैसा कि अभी हमने जायांग पढ़ा था, जायांग के बारे में मैंने आपको सब बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक एक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है नर जनन अंग। नर जनन अंग का स्ट्रक्चर होता है पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टैमेन, है ना। तो अब ध्यान से सुनिए, पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर जनन अंग होता है जो पुमंग का निर्माण करता है। एंड्रोइशियम का बिल्लाला मैंने अभी तेरे को बताया था कि एक से अधिक पुंकेसर जिसमें होते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है एंड्रोशियम, ठीक है ना। एक सामान्य पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं, अभी मैंने बताया था, पुतंतु या फिर सिंपल भाषा में बोलते हैं तंतु, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फिलामेंट। जो कैसा होता है? एक सीधा स्ट्रक्चर होता है। यह एक लंबा और पतला डंठल होता है ना। देखा है? ऐसा करके होता है। जो परागकोश को पुष्प के पुष्पासन, नीचे पुष्पासन होता है इसके, से जोड़ता है। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है परागकोश। अब ध्यान से देख मेरा स्ट्रक्चर, ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये है परागकोश, और ये वाला स्ट्रक्चर है ये डंठल की तरह है, तो इसे हम बोलते हैं तंतु। यहां से निकलेंगे परागकण। समझ में आ गई बात? यहां से निकलेंगे परागकण। सिंघम, है ना, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। यह पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है, और ये द्विपालित भाग होता है जहां सूक्ष्म पराग कणों का निर्माण होता है। सर ये परागकण क्या होते हैं? परागकण जिस हिसाब से तुम्हारे अंदर स्पर्म होता है ठसा हुआ, इसी प्रकार से इसमें परागकण होते हैं, जिससे कि ये पता है क्या करते हैं। ये भी तो बेटा एक बात बताओ, अपनी जनरेशन को हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे वो मेल हो या फिर हो, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो ह्यूमंस में हो, ठीक है ना। वो बात अलग है कि तुम्हारी तरह ये हैंड प्रैक्टिस नहीं करते, समझ रहे हो। तो तुम तो बेटा पानी बहा रहे हो बच्चे, वो तो तुम जानोगे उसका अंत क्या होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, परागकोश की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। ये परागकोश ऐसा था, ये परागकोश ऐसा था, नीचे डंठल टाइप का स्ट्रक्चर है। ये तंतु है, तंतु का कोई काम नहीं है, तंतु का बस इतना सा काम है, ये इसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ये है। अब इसका क्या काम है? इसको जैसे ही आप ऐसे करके काटोगे, ऐसे करके ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ काट में, जैसे ही इसको अनुप्रस्थ काट में काटोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है। अब इसके बारे में आओ बात पढ़ लेते हैं, समझ में आ रही बात? अब देखो, एक प्रारूपी आवृत बीजी परागकोश द्विपालित होता है। सर द्विपालित का मतलब क्या होता है? एक बात सुनो, कबड्डी का मैदान देखा है? कबड्डी के मैदान में हमेशा याद रखना, कबड्डी हो फुटबॉल, मतलब देखा तो होगा ही तुमने, एक तेरी पाली एक मेरी पाली, ऐसा ही ये स्ट्रक्चर है। बीच में एक लाइन होती है, एक तेरी पाली एक मेरी पाली। तो तेरी पाली मेरी पाली इसका मतलब 2 पाली, द्विपालित स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रही बात? और इसे हम कहते हैं लोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अतः यह चतुष्कोष्ठ की संरचना होती है, चतुष्कोणीय संरचना होती है, टेट्रागोनल होती है। सर ये क्या होता है? जो फूला हुआ पीछे का भाग होता है, जो फूला हुआ पीछे का भाग होता है जहां से परागकण का निर्माण होता है, ठीक है, उसको हम एक कोष्ठ बोलते हैं।
एक पाली में दो कोष्ठ, एक कोष्ठ ही हो गया, यहाँ से परागकण निकलेगा, एक परागकण, एक यहाँ से निकलेगा परागकण, यहाँ से भी परागकण निकलेंगे, यहाँ से भी परागकण निकलेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? फिर उसके बाद जब एक पाली में दो कोष्ठ हैं, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने कोष्ठ हो गए? चार। चार कोष्ठ का मतलब ये हो गया, चारों से क्या निकलेंगे? परागकण। तो इसीलिए हम इसकी संरचना को बोलते हैं चतुष्कोणीय संरचना। बोलो बेटा, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूं ना मैं, करो बेटा। फिर उसके बाद इसके चारों कोनों पर जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, जिस हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इसके चारों कोनों पर चार लघु बीजाणु धनियां स्थित होती हैं, चार लघु बीजाणु धनियां उपस्थित होती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे आगे चलकर परागपुट यानी कि पॉलन सैक, पॉलन सैक का मतलब होता है पॉलन सैक की एक थैली का निर्माण हो जाता है, थैली से जिनमें असंख्य परागकण भरे होते हैं। समझ में आ रही है बात? चार कोने, चार कोनों के चारों कोने में कुछ समय पश्चात लघु किसका निर्माण हो जाता है? लघु बीजाणु धानियां। लघु बीजाणु धानियां आगे चलकर किस में बन जाती है? पॉलन सैक्स का फॉर्मेशन करती हैं। पॉलन सैक्स का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब उनसे धीरे धीरे करके पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है, परागकण का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गई बात? लघु बीजाणु जनन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हेडिंग होती है। ठीक है ना? तो आओ इसकी भी हम ऐसी तैसी करते हैं। देखो, प्रत्येक देखो परागकोश के विकास के दौरान बीजाणु जनित ऊतक की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सर ये तो मैंने अभी पढ़ा भी नहीं था और आपने अभी ये बता दिया, अचानक से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया था, ये चारों कोनों पर यहाँ पर बीजाणु जनित ऊतक पाया जाता है, और जो बीजाणु जनित ऊतक होता है वह अपने भीतर अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाता है? जिसके फलस्वरूप परागकण का निर्माण हो जाता है। आओ बेटा आगे बढ़ो। बीजाणु जनित ऊतक होता अर्धसूत्री विभाजन का निर्माण हो जाता है, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? एक ऐसी मां होती है जो परागकण को धड़ाधड़ बनाने का निर्माण करती है। समझ रहे हो ना? प्रत्येक मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुण, सर अगुणित का मतलब क्या होता है? सिंगल एन, यानी कि गुणसूत्र का नंबर आधा कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन चार कोशिकाओं के समूह को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। चतुष्क देखो स्टार्टिंग वहीं से थी, सबसे पहले लघु बीजाणु धानी, उसके बाद बीजाणु जनित ऊतक, उसके बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क। चतुष्क की तो संरचना आप पहले से ही पढ़ रहे थे ना, तो अगर ये पॉइंट मिस भी कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सर यहाँ पर परागकण तो कहीं पर आया ही नहीं है। एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, मेल और फीमेल का जो युग्मक गैमीट होता है उनमें बड़ा और छोटा कौन होता है? छोटा हमेशा कौन सा होता है? स्पर्म होता है, और इस छोटे को ही हम क्या बोलते हैं? लघु। तो यहां पर परागकण न बोल के एनसीईआरटी ने खेला कर दिया। यहां पर ये डिट्टो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं है। लघु बीजाणु के निर्माण की इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परिपक्व होने पर यह परागकण बन जाता है। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ पर लघु बीजाणु ही क्या है? परागकण है। यानी कि यहाँ पर राम ही श्याम है, सीता ही गीता है। समझ रहे हो? बस टर्म्स का खेल है। पूरी बात समझ में अगर आ गई हो तो नए स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ये परिपक्व दे रखा है और इसके बाद इसकी एक्स्ट्रा डिटेल देखते हैं, वरना ये कहोगे सर आपने आगे का तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, कुछ अच्छा सा बताया ही नहीं। तो अब बता दे रहा हूं तुम्हें, पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन के बारे में चीजें सारी क्लियर हो जाएं तो बेहतर है ना? जिससे कि हमारा ये 5 नंबर का जो टॉपिक है ना, ये पूरा तैयार हो जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम देखो, अगर तुमने मेरे साथ अभी से तैयारी शुरू कर दी तो समझ जाओ तुम्हारे बोर्ड में बेटा 99 लिख के आएगा। सीबीएसई वाले भी बेटा यही करते हैं, शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो परागकण की संरचना। परागकण नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? यानी कि ये मेल के पार्ट का को ही दर्शाता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना? तो ये है, और इसका जो बाह्य ये चोल ही लिखा है समझ रहे हो? इसे बोलते हैं एक्साइन।
ये जो एक्साइन होती है ये बाहर की तरफ होती है और ये कैसी होती है, बहुत बहुत कठोर परत होती है, जो क्या काम करती है, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। यह उच्च ताप और अम्लों से बचाती है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बनिक पदार्थ इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब यह है, यह लंबे समय तक पोलन ग्रेन को जीवित रख सकती है ना। ये इतनी ज्यादा कठोर होती है, कोई सा एंजाइम, कोई सा कार्बनिक पदार्थ इसको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतनी एबिलिटी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक, क्यों, अच्छा सर कैसे पूछा गया है नीट में? नीट में ये ऐसे करके बेटा पूछा गया है, बोला गया है कि पराग कणों को लंबे समय तक कौन सी परत के द्वारा रखा जाता है, स्पोरोपोलिन। समझ में आ गई बात? इसका जो अंतर की परत होती है, यानी कि जो बाहर की परत होती है, वो तो मैंने बता दी है ना, एक्साइन। और जो अंदर की परत होती है, अंतः अंतः परत, अंतः चोल जो होता है, वो यह पतली और सतत आंतरिक परत होती है, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये होती है मुलायम, सॉफ्ट। बाहर से जो लोग कठोर दिखते हैं ना, वो अंदर से उतने नहीं मुलायम होते हैं। तो ये बात पौधे भी मानते हैं। सेलुलोज और पेक्टिन की यानी कि कैल्शियम की बनी होती है। ठीक, जहां बाह्य चोल अनुपस्थित होता है, यानी कि जहां पर बाह्य चोल अनुपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं जर्मपोर। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको एक ये वाली बात बता दूं, वैसे नीचे होता, लेकिन ये वाला देखो स्ट्रक्चर, बाहरी परत जो है वहां पर, यहाँ पर एब्सेंट है, तो इसी एब्सेंट पार्ट को बोलते हैं जर्मपोर। यहीं से क्या बनाता है ये, यहीं से फीमेल के पार्ट तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाता है ना। बेटा जब मान लो तुम्हें कोई पसंद आता है तो तुम क्या करते हो, रास्ता बनाते हो ना, रोड मैप बनाते हो। बिना रास्ते के तो जा ही नहीं सकते। खैर तुम्हारे लिए पढ़ाई के लिए तो इतना रास्ता नहीं है, लेकिन अदरवाइज कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत रास्ता। अच्छा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सर आपने स्ट्रक्चर नहीं बताया। ये जो ऊपर की जनरेटिव कोशिका होती है, यानी कि जो जनरेटिव सेल होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये पता है क्या काम करता है, ये इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मतलब बड़ा भाई छोटे भाई को सपोर्ट करता है, ऐसा मान सकते हो। ये केंद्रक छोटा होता है, ये केंद्रक कैसा होता है, बड़ा होता है। समझ में आ रही बात? इसमें एक पॉइंट मिसिंग हो गया, आप मुझे बाद में टॉन्ट ना मारो, इस वजह से मैं वो भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बता देता, मैंने सोचा एडिटर ने आगे लिखा होगा अभी। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, एक दो तीन चार, चार नई परतों का निर्माण हो जाता है। कौन कौन सी परत होती है मैं बता दे रहा हूं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक, जो बाहर की तीन परतें होती हैं, ये परागकण को फाड़ने का काम करती हैं, परागकण को फाड़ने का काम करती है। हो सकता है आगे वीडियो में मिले आपको, लेकिन मैं अभी से ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। परागकण को फाड़ने का काम करती है, जिससे ये परागकण जो होंगे परागकोश को फाड़ने का काम करती है, जिससे परागकण आगे की तरफ निकल जाएंगे। और जो अंदर की लेयर होती है, जिसका नाम होता है टेपिटम, वो टेपिटम क्या काम करती है, इसको पोषण देने का काम करती है। ठीक है ना, उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। सही है ना बेटा? अब आओ इसको देखते हैं। मादा जनन अंग यानी कि स्त्री केसर। मादा जनन अंग यानी कि स्त्री केसर क्या होता है, जायांग और अंडक। ठीक है ना, जायांग पुष्प का मादा जनन भाग है ना। जायांग कैसा है, पुष्प का मादा जनन भाग है, ये दुनिया जानती है। अच्छा जायांग कहते किसको है, एक से अधिक फीमेल के स्ट्रक्चर को, एक से अधिक फीमेल मादा के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। यह एक या अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बनता है। अभी मैंने बोला ना, अगर एक है तो कार्पल या पिस्टल बोलेंगे। यदि एक स्त्री केसर हो तो एक अंडपी यानी कि मोनो। जैसे आपने देखा ना सीओ लिखा होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब साफ है ना, अगर एक हो तो मोनो यूज किया जाता है, मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। और अगर एक से अधिक हो तो मल्टीकार्पिलरी बोलते हैं। ठीक है, ये तो देखो वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के मुख्य तीन भाग होते हैं। स्टिग्मा स्टाइल से चलती है, ओवरी नीचे की तरफ होती है। स्टिग्मा सबसे ऊपरी भाग जो परागकणों को ग्रहण करने वाला मंच होता है ना। ये परागकणों को कहती है आ जाओ तुम्हें एंट्री मैं दे रही हूँ, है ना। यानी कि ये पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है, यहाँ से एंट्री दी जाती है फीमेल को, मतलब मेल को, कि आप उसकी लाइफ में आ सकते हो या नहीं। वर्तिका, वर्तिकाग्र के ठीक नीचे स्थित एक लंबा और पतला भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका। तभी तो बोला था मैंने आपसे, ये एक तरीके से इनसाइडर है, मतलब ये आपको बुलाने का तरीका है, ये आपको बुलाता है, फिर उसके बाद मैप बनाता है जाने के लिए।
उसके बाद अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ आधार भाग है जिसके अंदर बीजांड उपस्थित होता है। कहने का मतलब बेटा ये है, ऊपर वाला भाग है केवल और केवल परागकण को बुलाने के लिए, बीच वाला भाग है परागकण के लिए रास्ता बनाने के लिए, नीचे वाला भाग आगे आपको पता लगेगा जब आप द्विनिषेचन पढ़ोगे, नीचे वाला भाग प्रोवाइड करता है। समझ जाओ, आगे बताऊंगा, आगे बढ़ो। देखो बेटा, ये बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये होता क्या है एक्चुअल में? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही बात है बच्चे इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो कठिन चीजें होती है ना बेसिकली हम लोग उनको लीव कर देना ज्यादा बेहतर समझते हैं, है ना। तो आप देखो भैया, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। सर बीजांड क्या होता है? बीजांड ये बनाओ, दिख रहा है ये वाला, है ना, इधर बीजांड व्रंत फ्यूनिकल्स, वह देखो बीजांड व्रंत फ्यूनिकल कहाँ लिखा हुआ है, खुद देख लो, मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए स्ट्रक्चर बनाया है। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ोगे तो फायदा ही फायदा है ना। तभी तो आप किसी इंग्लिश वाले बच्चे से टक्कर ले सकते हो, वरना फिर क्या फायदा आपका? क्या हिंदी घिसते रहोगे? ये बताओ, हिंदी पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझो बात को। वह डंठल जिससे बीजांड जुड़ा हुआ होता है, बीजांड जुड़ा हुआ होता है। अध्यावरण यानी कि बीजांड के एक या दो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं, मतलब देखो एक इधर एक इधर एक इधर, है ना, दो आवरण है ना इसके, एक इधर और एक इधर, इंटेग्यूमेंट्स बोला जाता है, दो आवरण होते हैं, ठीक है। बीजांड का है ये, अच्छा इंटेग्यूमेंट सर इसका आवरण का क्या काम होता है? ये अंदर वाले की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। देखो इधर बीजांड का है बीजांड का मुख्य शरीर जो प्रचुर मात्रा में भोजन संचारित करता है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है न्यूसेलस, ये स्ट्रक्चर है मेन स्ट्रक्चर, इसी में तुम्हारी रानी बैठी हुई होती है, इसी में, समझ रहे हो, इसी में काम होता है। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये हल्का हल्का पानी जैसा, ये स्ट्रक्चर इसको पोषण देने का काम करता है, न्यूसेलस, ठीक है। भ्रूणकोश बीजांड काय के अंदर स्थित मादा युग्मकोद्भिद, देखो बेटा ये जो उपस्थित है ना ये वाला स्ट्रक्चर, इसे भ्रूणकोश बोला जाता है। का भ्रूण कोश, ध्यान रखना, एम्ब्रायो बोलते हैं इसको, एम्ब्रायो साइट। समझ में आ गई बात? अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीज पढ़ा देता हूँ, कोई भी डाउट छोड़ता नहीं हो। कोई डाउट लगा करे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेकिन तुम इतने बड़े लिस्सड़ हो, कमेंट करना तो दूर, ना काम निकाल के चले जाते हो, ना लाइक करते हो। इधर देखो, बात को समझो। कहाँ गया? नजर लग जाती है, तो चीजों को यार बेहतर बनाना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। देखो भाई, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये होता क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस बीजांड काय के बीजांड द्वारी सिरे पर एक अकेली गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अलग होती है, ठीक। अभी आपको समझ में आएगा कि बात कहां होती है। एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल बोला जाता है, एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें सघन जीवद्रव्य और एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एमएमसी में एक विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप चार अगुणित किसका निर्माण होता है? चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अभी बताऊंगा सब। इन चार में से प्रायः 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक सक्रिय बचता है, गुरु बीजाणु बचता है, जो भ्रूणकोश का निर्माण करता है। समझ में आ गई बात? ये अभी पूरा स्ट्रक्चर अभी आपको समझ में आने वाला है, बस देखते जाओ। देखो करना क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये देखो भ्रूणकोश है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी कोशिकाएं पहले थी, 1 2 3 4। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसमें 4 कोशिकाएं दे रखी, ठीक है। उसमें से ये एक कोशिका पता है क्या कहती है? एक कोशिका कहती है मुझे अपनी तरफ से चलना है, तुम्हें जो करना है तुम लोग वो करो, लेकिन मुझे अपनी मर्जी से चलना है, और जो मेरा साथ देगा मैं उसे जिंदा रखूंगी, बाकी सबको नष्ट कर दूंगा।
तो इसमें ये सीन होता है कि ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं ये इसके मन से चलती ही नहीं है, तो ये सबको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और बाकी पूरे क्षेत्र में केवल एक ही कोशिका बचती है जिसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। बोलो बेटा, बात समझ में आई? समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात सुनो, ये जब अकेली रह जाती है और जब ये अकेली है तो फिर ये क्या करेगी? ये कुछ नहीं कर पाती है, अकेले तो तुम भी कुछ नहीं कर पाते हो, तो इसलिए तुम्हें भी चाहिए होता है सहारा। तो ये क्या करती है, ये अपने अंदर कौन सा विभाजन करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही करती है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही, यानी कि मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही करेगी तो वैसे ही बेटा यहाँ पर ध्यान से देख मेरे लाल, 1 का 4 बनता है, तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4, और ये 4 तो चाहती ही नहीं थी, 4 इसका बैड लकी नंबर है ना? कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि ये 4 शुरू से नहीं चाहती थी, तो ये क्या करेगी? मतलब आप ये सुनो, अर्धसूत्री विभाजन से 4 बन गए, 4 का मतलब इसे चाहिए ही नहीं थे, तो इसे कितने चाहिए थे? इसे 2 चाहिए थे, है ना? क्योंकि इसे अकेले नहीं रहना था, तो ये क्या करती है, 2 कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, और जब ये 2 कोशिकाओं को नष्ट करती है तब इस पूरे में 2 ही तो बचती हैं। 2 बचने के बाद में फिर उसके बाद जब ये दोनों समझ रहे हो बेटा, कपल से याद रखो, कपल है ये दोनों कपल, मतलब पहले तो इसको चाहिए नहीं था कुछ ना, फिर उसके बाद इसका पार्टनर इसको समझाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप डबल होता है। कहने का मतलब ये होता है कि इसके फलस्वरूप कितने बनेंगे, कितने बनते बताओ? 2 के कितने बनेंगे? 4। और 2 के जब 4 बनेंगे तो एक बात सुनो, जैसे ही बच्चे भी हो जाते हैं इनके, मतलब इन दोनों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद में पता है क्या होगा? लड़ाई हो गई दोनों में, डिवोर्स हो गया, लड़का अलग चला गया, मतलब लड़का अलग चला गया अपने बच्चे को लेके, लड़की अलग चली गई, क्योंकि 2 ही तो बच्चे थे ना। तो ये दोनों बेटा कहाँ पर आ गए? ये दोनों ऐसे करके आ गए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना? फिर इन दोनों ने क्या डिसाइड किया? इन दोनों ने डिसाइड किया कि तुम अपनी फैमिली शुरू करो, तुम अपनी फैमिली शुरू करो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये बेटा क्या बनेगा? देखो यहाँ पर इन्होंने एक बार फिर से समसूत्री विभाजन कर लिया, और जैसे ही समसूत्री विभाजन किया वैसे ही यहाँ पर 2 4 है, 4 का कितना बनेगा? 8। इन्होंने फैमिली अपनी शुरू कर दी, इन्होंने भी फैमिली अपनी शुरू कर दी, और बाकी एक इनकी डेथ हो गई, एक इनकी, मतलब कहने का ये है, एक बच्चा इनका भी जा चुका था, एक बच्चा इनका भी जा चुका था, इन दोनों को घर से निकाल दिया गया था। समझ रहे हो? न घर का ना घाट का। देखो इधर ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। ऊपर वाली जो कोशिकाएं इन्हें कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, और जो एक बड़ी वाली कोशिका इसे कहते हैं अंड कोशिका, यानी कि एग सेल, ठीक है ना? और जो नीचे दे रखी है इसको हम बोलते हैं सहायक, सिनर्जिट्स बोला जाता है, सहायक कोशिका, और जो बीच में है उसे कहते हैं हम ध्रुवीय काय। समझ में आ गई बात? ध्रुवीय काय। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ध्रुवीय काय बोलते हैं ऊपर वाली कोशिका को प्रतिमुख कोशिका, और ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपको बस ये चीज़ मुझे दिखानी थी कि मैं बेसिकली चाह क्या रहा हूँ आपसे, है ना? क्योंकि देखो जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना? अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा था, अब आप पढ़ते देखो, पढ़ो। बीजांड काय के बीजांड द्वारी पर एक अकेली गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, मैंने बता दिया। एमएमसी एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें सघन कोशिका द्रव्य होता है, एक स्पष्ट केंद्रक होता है, एक ही बचा था ना। फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन किया, 4 अगुणित कोशिका बना दी, है ना? बनाई थी ना? फिर उसके बाद इनमें 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बचती है। मैंने आगे का स्ट्रक्चर आपको बता दिया, समझे? आगे का स्ट्रक्चर कैसा बना दिया? इधर देखो ये वाला स्ट्रक्चर, 3 ऊपर है, मैंने भी 3 ही ऊपर, बीच में 2 हैं, हाँ 2 हैं, नीचे 3 है, हाँ सर 3 है। सर आपने तो सही स्ट्रक्चर बनाया बेटा, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। सक्रिय गुरु बीजाणु जो होती है वो मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का विकास करती है। एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रित। सर ये कैसे होता है? एक बात सुनो, 1 2 3, हर किसी केंद्रक का अपनी अपनी कोशिका होती है, तो ये 3 केंद्रक 3 कोशिका, है ना? 3 हो गए।
1, 2, 3, 3 केंद्रक, 3 कोशिका, 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन इस जो बीच वाली कोशिका है ना, इन दोनों के लिए एक ही तो कोशिका है, इसका मतलब 7। इसका मतलब ये हो गया 7 कोशिका और 8 केंद्रक। ठीक। अंडोपकरण क्या होता है? नीचे वाले पार्ट को अंडोपकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक अंड कोशिका प्लस 2 सहायक कोशिका को अंडोपकरण बोला जाता है। जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इन्हें कहते हैं हम निभाग पर स्थित होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल्स। केंद्रीय कोशिका, मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें ध्रुवीय इकाई यानी कि पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। समझ में आ गई बात? और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर उपस्थित होता है, ये यहाँ पर उपस्थित होता है। समझ में आ गई बात? ये है हमारा, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वीडियो में बाकी पढ़ेंगे हम। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं तो बताइए मुझे कमेंट में करके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत, हालांकि मैं क्लास तो ज़्यादा भी कर सकता था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा करना नहीं चाहता जिससे कि आपको कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। मैं बस इतनी चाहता हूँ कि आपकी क्लास भी अच्छे तरीके से हो और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखो। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये फाउंडेशन है, पार्ट 1 आज खत्म हो गया, पार्ट 2 यानी कि कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।